नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं प्रकार। इसका पार्ट 1 हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 पर बात करेंगे। वीडियो बड़ा होने के कारण इसे 2 भागों में बांट दिया गया था। ये बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उदग्र सामाजिक गतिशीलता के सामान्य सिद्धांत पर आज हम बात करेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। सोरोकिन ने उदग्र सामाजिक गतिशीलता के निम्नांकित सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख किया है। सोरोकिन ने उदग्र सामाजिक गतिशीलता के जो सिद्धांत बताए हैं उसमें सबसे पहला है, शायद ही कोई ऐसा समाज है जो पूर्णतया बंद हो और जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक उदग्र गतिशीलता विद्यमान न हो। सामान्यतः जनजातीय समाजों एवं जाति पर आधारित समाजों को बंद समाजों की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें व्यक्ति अपनी योग्यता और गुणों में वृद्धि करके सामाजिक स्थिति को ऊंचा नहीं उठा सकता, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था इतनी कठोर नहीं रही है। वर्तमान में तो संस्कृतिकरण के द्वारा निम्न जातियों ने अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाया ही है, किंतु भूतकाल में ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों ने अपना वर्ण परिवर्तित किया। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बने थे और वेदों की रचयिता व्यास मुनि का जन्म एक मछुआरे के घर में हुआ था। दूसरा इनका कहना है कि ऐसा कोई भी समाज कभी नहीं रहा जिसमें उदग्र सामाजिक गतिशीलता बिल्कुल अबाध या बेरोक टोक हो और एक संस्तरण से दूसरे संस्तरण में आने जाने पर कोई प्रतिबंध ना हो। लगभग सभी समाजों में उच्चता और निम्नता का एक क्रम देखने को मिलता है। साथ ही वहाँ कुछ ऐसे नियम भी पाए जाते हैं जो निम्न वर्ग के लोगों के ऊंचा उठने पर प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि ऐसे समाज में व्यवस्था और संतुलन बना रहता है। उदग्र सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत में तीसरा हमारा पॉइंट है, सोरोकिन ने कहा है कि उदग्र सामाजिक गतिशीलता की तीव्रता, मात्रा एवं व्यापकता प्रत्येक समाज में अलग अलग होती है। चूँकि प्रत्येक समाज की अपनी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, अतः उनमें उदग्र गतिशीलता की दर भी भिन्न भिन्न होती है। जाति व्यवस्था की अपेक्षा वर्ग व्यवस्था में और गांव की अपेक्षा नगरों में उदग्र गतिशीलता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, सोरोकिन ने कहा है कि एक ही समाज की विभिन्न समयों में आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक उदग्र गतिशीलता की दर एवं व्यापकता में अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में कठोर जाति व्यवस्था के कारण प्रत्येक जाति की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति लगभग निश्चित थी, किंतु प्रजातंत्र की स्थापना के बाद तथा औद्योगिकरण व नगरीकरण के कारण वर्तमान में भारत में आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उपलब्ध ऐतिहासिक एवं अन्य प्रकार के तथ्य यह स्पष्ट या प्रकट करते हैं कि उदग्र गतिशीलता की तीव्रता तथा मात्रा में वृद्धि हुई या कमी की कोई निश्चित और शाश्वत प्रवृत्ति दिखाई नहीं दे सकती। यही कारण है कि इसके संदर्भ में निश्चयपूर्वक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसके बाद है, उदग्र सामाजिक गतिशीलता लगभग सभी समूहों में धीरे धीरे आती है तथा इसमें एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। इसको सामाजिक चुनावों तथा व्यक्तियों के वितरण द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। अब इसके बाद है उदग्र सामाजिक गतिशीलता के स्रोत। सोरोकिन ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उदग्र सामाजिक गतिशीलता के लिए कुछ स्रोतों का उल्लेख किया है जो निम्न प्रकार हैं, जैसे सेना, सैनिक शासन, गृह युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय युद्ध आदि के समय सेना सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है।
युद्ध में साहस, शौर्य व वीरता दिखाने वाले सैनिकों और अधिकारियों को शीघ्र पदोन्नतियां प्रदान की जाती हैं। उन्हें विभिन्न पदक एवं पदवियों से सम्मानित भी किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उदग्र सामाजिक गतिशीलता के स्रोत के अंतर्गत सेना को के बारे में सोरोकिन ने कहा है कि सेना यानी सैनिक शासन या गृह युद्ध के द्वारा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है धार्मिक संस्था। जिन समाजों में धर्म का अधिक महत्व है वहाँ धर्म सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे धर्म प्राण देश में ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति इसलिए भी ऊंची रही है कि धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, संस्कार आदि क्षेत्र में उनका एकाधिकार रहा है। धर्म के सहारे ही उन्हें सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का अवसर प्राप्त होता रहा। तीसरा सामाजिक गतिशीलता का स्रोत है स्कूल। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा भी लोगों को अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने एवं उदग्र सामाजिक गतिशीलता का अवसर प्राप्त होता है। वर्तमान युग में तो शिक्षा और प्रशिक्षण व्यक्ति को उच्च पद दिलाने का एक लाइसेंस कहा जा सकता है। एक व्यक्ति चाहे निम्न जाति परिवार वर्ग में पैदा हुआ हो, लेकिन वह चिकित्सक, वैज्ञानिक एवं इंजीनियर की डिग्री प्राप्त कर सकता है। यानी उच्च शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठा सकता है। इसके बाद है राजनीतिक संस्थाएं। सरकारी नौकरी एवं राजनीतिक दल भी उदग्र सामाजिक गतिशीलता में सहायक हैं। सरकारी नौकरी से विभागीय परीक्षाएं पास करने पर तथा वरिष्ठता क्रम के अनुसार कर्मचारियों को पदोन्नतियां प्रदान की जाती हैं। योग्य एवं कुशल लोगों को सरकार द्वारा राज्यपाल, राजदूत, न्यायाधीश महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां दी जाती हैं, जो उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने में सहायक होती हैं। जब कोई राजनीतिक दल चुनाव हार जाता है तो उसके नेता एवं कार्यकर्ता की स्थिति में गिरावट भी आती है। इसके बाद है व्यावसायिक संगठन। उदग्र सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत व्यावसायिक संगठन भी उदग्र भी सहायक होते हैं। एक व्यक्ति अपनी व्यावसायिक योग्यता एवं कुशलता बढ़ाकर भी समाज में ऊंचा स्थान ग्रहण कर सकता है। एक व्यक्ति श्रेष्ठ अभिनेता, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनकर समाज में प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। विभिन्न व्यावसायिक संगठनों जो कि समाज में प्रतिष्ठित हैं की सदस्यता ग्रहण करके भी व्यक्ति समाज में ऊंचा उठ सकता है। छठा हमारा स्रोत है संपत्ति उत्पादक संगठन। समाज में ऐसे कई उत्पादक संगठन हैं जो लोगों को धन कमाने का अवसर प्रदान करते हैं। चाय बागान, मिल, कारखाने, खाने, फैक्ट्रियां, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, ऐसे ही हजारों संगठन हैं जो समाज में संपत्ति अर्जन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सातवां हमारा उदग्र सामाजिक गतिशीलता के स्रोत के अंतर्गत सातवां है परिवार। समाज में हमारी सामाजिक परिस्थिति क्या होगी यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमने किस परिवार में जन्म लिया है। नेहरू परिवार में जन्म लेना ही एक प्रतिष्ठा की बात है। इसी प्रकार से राजघराने एवं ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अपराधी, शराबी, अछूत परिवार के व्यक्तियों की तुलना में सामान्यतः ऊंची होती है। एल्विन बर्ट्रांड ने उदग्र सामाजिक गतिशीलता के लिए निम्नांकित 5 स्रोत बताए हैं। पहला है व्यावसायिक उन्नति, आर्थिक सफलता, शैक्षणिक उपलब्धि, शक्ति पर नियंत्रण और विविध कारक। इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। व्यावसायिक उन्नति। प्रत्येक समाज में एक व्यवसाय की उच्च या निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। जूते गांठने का कार्य फल बेचने से निम्न है और फल बेचना पुरोहितगिरी से एवं कपड़े रंगने का कार्य डॉक्टरी से निम्न है। एक व्यक्ति उच्च सामाजिक परिस्थिति वाले व्यवसाय को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठा सकता है, किंतु ऐसे अवसर भी बंद समाजों की अपेक्षा खुले समाजों में ही अधिक होते हैं। इसके बाद है आर्थिक सफलता।
व्यवसाय एवं शिक्षा द्वारा मुद्रा का घनिष्ठ संबंध होता है, फिर भी ये दोनों पृथक हैं। एक व्यक्ति आर्थिक रूप से सफल होकर भी या प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करके भी उदग्र सामाजिक गतिशीलता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद है शैक्षणिक उपलब्धि। आज शिक्षा उदग्र सामाजिक गतिशीलता की कुंजी बन गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों के व्यावसायिक एवं सामाजिक तौर से ऊंचा उठने के अच्छे अवसर होते हैं। शक्ति पर नियंत्रण। समाज एवं राजनीतिक क्षेत्र में अधिकाधिक शक्ति एवं अधिकारों को प्राप्त करने पर भी उदग्र सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। शक्ति एवं अधिकार समाप्त होने पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिर जाती है। अब है नेक्स्ट और अंतिम विविध कारक। उदग्र सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने वाले कुछ और भी कारक हैं, जैसे अविवाहित स्त्री उच्च घराने में विवाह करके उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है। एक व्यक्ति संगीत, खेलकूद, नृत्य, अभिनय आदि में अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करके भी उच्च सामाजिक पद प्राप्त कर सकता है। उच्च वर्ग के लोगों की कॉलोनी में निवास करने पर भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतः तथा अंतर पीढ़ी गतिशीलता। पीढ़ी को आधार मानकर गतिशीलता के दो प्रकारों का उल्लेख किया जा सकता है। पहला है अंतः पीढ़ी गतिशीलता तथा अंतर पीढ़ी गतिशीलता। अंतः पीढ़ी गतिशीलता के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, यदि एक व्यक्ति एक पीढ़ी में एक पद को त्याग कर दूसरा पद ग्रहण करता है तो उसे हम अंतः पीढ़ी गतिशीलता कहते हैं। जैसे 21 वर्ष की आयु का विद्यार्थी अपना अध्ययन समाप्त कर व्यवसायी बन जाता है या कोई नौकरी प्राप्त कर लेता है तो वह अंतः पीढ़ी गतिशीलता कहलाएगी। दूसरा है अंतर पीढ़ी गतिशीलता। अंतर पीढ़ी गतिशीलता का तात्पर्य एक पीढ़ी में धारण किए गए पद को त्याग कर दूसरी पीढ़ी के पदों को ग्रहण करना अंतर पीढ़ी गतिशीलता कहलाता है। यह प्राकृतिक एवं स्वाभाविक है। आश्रम व्यवस्था अंतर पीढ़ी गतिशीलता का स्पष्ट उदाहरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर पीढ़ी गतिशीलता में व्यक्ति पीढ़ी में जो पद धारण करता है उस पद को त्याग कर दूसरी पीढ़ी के पदों को धारण कर लेता है। यह प्राकृतिक और स्वाभाविक होती है। जबकि अंतर पीढ़ी गतिशीलता के अंतर्गत व्यक्ति एक पीढ़ी में एक पद को त्याग कर यानी अपने एक पद को त्याग कर दूसरा पद ग्रहण कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके व्यवसायी बन जाए या नौकरी प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक समाज में हमें अंतः पीढ़ी और अंतर पीढ़ी गतिशीलता देखने को मिलती है। गतिशीलता के उदग्र एवं क्षैतिज स्वरूपों की व्याख्या भी हम अंतर पीढ़ी गतिशीलता के संदर्भ में कर सकते हैं। अब है मुक्त एवं बंद गतिशीलता। सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर गतिशीलता के दो प्रमुख स्वरूप हैं, मुक्त एवं बंद गतिशीलता। गतिशीलता के दोनों ही स्वरूप एक दूसरे से विपरीत हैं। पहला है मुक्त या खुली हुई गतिशीलता, ओपन मोबिलिटी। इस प्रकार की गतिशीलता वाले समाजों में विभिन्न स्तर समूह की सदस्यता का आधार जन्म या आनुवंशिकी न होकर व्यक्ति के गुण, योग्यताएं, उपलब्धियां होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मुक्त या खुली हुई गतिशीलता के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने गुण, योग्यताएं, उपलब्धियों के आधार पर एक समूह में एक पद या सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इसका आधार जन्म या आनुवंशिकता नहीं होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की किसी भी स्तर समूह की सदस्यता का निर्धारण जीवन भर के लिए नहीं होता है। वह एक स्तर एवं पद से दूसरे स्तर एवं पद में गमन कर सकता है। आज व्यक्ति एक स्थिति समूह का सदस्य है, आगे आने वाले समय में वह अपनी योग्यता, गुणों एवं परिश्रम के आधार पर उपलब्धियों को बढ़ाकर किसी उच्च स्तर पद या समूह की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। मुक्त व्यवस्था वाले समाजों में गतिशीलता को स्वीकार किया जाता है और बढ़ावा दिया जाता है। एक व्यक्ति अपनी प्रस्थिति और पद में वृद्धि
और प्रगति के लिए स्वतंत्र होता है। इसलिए ही इसे खुली या मुक्त गतिशीलता के नाम से पुकारा जाता है। मुक्त गतिशीलता हमें वर्ग व्यवस्था पर आधारित संस्तरण की व्यवस्था वाले समाजों में देखने को मिलती है, वहाँ वर्ग की सदस्यता का निर्धारण मुख्यतः व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है। राजनीतिक सत्ता या शक्ति एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राप्त विशिष्ट उपलब्धियां भी व्यक्ति में गतिशीलता उत्पन्न करने में योगदान देती हैं। अब है बंद गतिशीलता। इस प्रकार की गतिशीलता बंद स्तरीकरण वाली समाज व्यवस्था की विशेषता है। ऐसे समाजों में व्यक्ति के पद एवं स्तर समूह का निर्धारण जन्म या आनुवंशिकता के आधार पर होता है, जिसे वह अपने जीवन काल में नहीं बदल सकता है। अतः एक समूह को त्याग कर दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बंद स्तरीकरण वाली व्यवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण भारत की जाति प्रथा है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की जाति का निर्धारण जन्म से ही हो जाता है। अब हम इन्हें स्पष्ट रूप से समझेंगे। मुक्त एवं बंद गतिशीलता। मुक्त गतिशीलता के अंतर्गत व्यक्ति योग्यता एवं गुण या उपलब्धियों के आधार पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता है। यह वर्ग व्यवस्था वाले समाजों में पाई जाती है, जबकि बंद गतिशीलता का उदाहरण भारत की जाति प्रथा के रूप में देख सकते हैं। बंद स्तरीकरण वाली व्यवस्था का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण भारत की जाति प्रथा ही कही जाती है, क्योंकि जाति जो व्यक्ति की जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होती है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव कि आखिर सामाजिक गतिशीलता से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के 3 प्रभावों का उल्लेख किया है। पहला है, इससे समाज की प्रजातीय संरचना परिवर्तित होती है। इससे मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान में परिवर्तन आता है। इससे सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे सहयोग, सामंजस्य, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता एवं एकीकरण तथा सामाजिक संगठन प्रभावित होता है। दुर्खीम ने आत्महत्या के अध्ययन के दौरान अपनी सामाजिक गतिशीलता का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ऊर्ध्वगामी एवं अधोगामी सामाजिक गतिशीलता समाज में नियमहीनता को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। सामाजिक गतिशीलता का प्रभाव सामाजिक संगठनों पर भी पड़ता है। गतिशीलता वैयक्तिकता एवं प्रतियोगिता की भावना को विकसित करती है। गतिशीलता की दर बढ़ने पर प्राथमिक समूहों की दृढ़ता समाप्त होने लगती है। वर्तमान समय में समाजशास्त्रियों ने सामाजिक गतिशीलता की समस्या को सीमांत मानव एवं संदर्भ समूह के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया है। आज के गतिशील समाजों में जब एक व्यक्ति एक परिस्थिति या व्यवसाय से दूसरी परिस्थिति या व्यवसाय को अपनाता है, तो उसे नए व्यवहारों एवं मूल्यों का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व के प्रभावों एवं आदतों से पूरी तरह मुक्ति नहीं पा सकता। दूसरी ओर उसे नई परिस्थितियों में भी अनुकूलन करना होता है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से ना तो पुराने समूह का होता है और ना ही नए समूह का सदस्य बन पाता है। वह इन दोनों के बीच की स्थिति में होता है। इस स्थिति को सीमांतता एवं ऐसे व्यक्ति को सीमांत मानव कहा जाता है। गतिशीलता व्यक्ति की समूह सदस्यता में परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। इस समस्या के 2 पक्ष हैं। व्यक्ति अपने प्राथमिक समूह को त्याग देता है या त्यागने की इच्छा रखता है, और दूसरा, व्यक्ति दूसरे समूह की सदस्यता की कामना करता है। यही संदर्भ समूह की अवधारणा उत्पन्न होती है। हेमेन, स्टाउफर, शेरिफ, कई विद्वानों ने व्यक्ति पर संदर्भ समूह के प्रभावों का उल्लेख किया है। सीमांत मानव एवं संदर्भ समूह की अवधारणाएं परस्पर संबंधित हैं और आधुनिक औद्योगिक समाजों में सामाजिक गतिशीलता का परिणाम है। सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति को उच्च परिस्थिति प्राप्त करने एवं प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करती है। ये स्थितियां व्यक्ति में तनाव तथा निराशा भी पैदा करती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिस्पर्धा में सदैव ही योग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता हो।
जब अयोग्य व्यक्ति उच्च पद पर बैठ जाते हैं या उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं तो योग्य व्यक्तियों में तनाव एवं निराशा पैदा होती है। इसी प्रकार से जब समाज व्यवस्था व्यक्ति से ऊंचा उठने की मांग करती है किंतु उसमें योग्यता ना होने पर वह ऐसा नहीं कर सकता, तब भी व्यक्ति में निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति के व्यक्तित्व में असंतुलन पैदा हो जाता है। अधोगामी सामाजिक गतिशीलता भी व्यक्ति में निराशा, तनाव एवं उदासीनता पैदा करती है और वह समाज में सामंजस्य बनाए रखने में कठिनाई महसूस करता है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।